हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक रिवाइज करने वाले हुए हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। तो पहले उसके कंसेप्ट के बारे में बात करते और कुछ टर्म से आपने फेमिलियर रहना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ते जाऊंगा। यहाँ पे एक पार्टी है परचेजर, उसने शोरूम गया और भाई उसने मारुति 800 परचेज किया। अब शोरूम में जब जाके उसने मारुति 800 परचेज किया तो उसकी अमाउंट थी 5 लाख रुपए। उसने कहा कि जो वेंडर था उसने कहा कि 5 लाख रुपए इसकी अमाउंट है, तो इसने 5 लाख रुपए में से उसी वक्त 1 लाख रुपए दे दिया। उसी वक्त जो पेमेंट देते परचेज करते हुए कितना है 5 लाख रुपए, उसी वक्त 1 लाख रुपए दी थे, तो इसे कहते हैं डाउन पेमेंट। उसे क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। तो कुछ पैसा जो आपने परचेज करते वक्त पे किए, 5 लाख में से 1 लाख उसी वक्त पे करे तो उसे कहते हैं डाउन पेमेंट। बचे कितने? 4 लाख रुपए। लेकिन वो कहता है कि भाई 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की वो कार थी, 1 लाख रुपए उसी वक्त पे किया, बचे कितने? 4 लाख रुपए। तो वो कहता है कि 4 लाख रुपए के बदले में आगे 10-10 हजार रुपए की 60 इंस्टॉलमेंट है मंथली। तो 10,000 की 60 इंस्टॉलमेंट है, मतलब मुझे 6 लाख रुपए उस परचेजर को पे करना है। लेकिन 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए पे करा, बचे तो 4 लाख रुपए। लेकिन वो कहते हैं ना ना, इंस्टॉलमेंट की टोटल करो, 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट 60 इंस्टॉलमेंट है, तो उसकी अमाउंट होती है 6 लाख रुपीज। तो 4 लाख के बदले 6 लाख रुपए उसे देना है। वो क्या चीज है जो एडिशनल अमाउंट देना है? वो है इंटरेस्ट। इसका मतलब यहां पे कुछ टर्म्स पहले आप समझेंगे कि 5 लाख रुपए की वो कार थी, अगर आज ही मैं उसकी पेमेंट करता, आज वो गाड़ी परचेज कर आज ही उसकी पेमेंट करते, तो कितने रुपए देना पड़ता? 5 लाख रुपए। उसे कहते कैश प्राइस। लेकिन वो आज पूरी पेमेंट नहीं कर रहा है, वो कब पेमेंट कर रहा है? कुछ पेमेंट फ्यूचर में कर रहा है। तो 4 लाख के बदले से 6 लाख रुपए देना पड़ रहा है, मतलब 2 लाख रुपए किस चीज की अमाउंट के? वो है आपके इंटरेस्ट की अमाउंट। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए की उसकी कैश प्राइस है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट उसे क्या कहते हैं? हायर परचेज प्राइस। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे। तो मैं कहता हूं कि आज अगर इमीडिएटली पूरे के पूरे पैसे दे दे तो हमें 5 लाख रुपए देना पड़ता, उसे कहते हैं कैश प्राइस। लेकिन हम फ्यूचर में कुछ पैसा दे रहे तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट जो फ्यूचर में देना, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 7 लाख। 5 लाख प्लस 2 लाख, तो जो टोटल अमाउंट हमको पे करा उसे कहते हैं हायर परचेज प्राइस। अभी 7 लाख रुपीज में से 1 लाख रुपए तो मैंने यहीं पे पेमेंट कर दिया, डाउन पेमेंट। पोजीशन लेते वक्त ही 1 लाख रुपए पे कर दिए, उसे क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। सो यहाँ पे 7 लाख रुपए में से 1 लाख उसी वक्त पे कर दी, डाउन पेमेंट। बचे कितने? 6 लाख। लेकिन ये 6 लाख में से 4 लाख रुपए कैश प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। टोटल कैश प्राइस कितनी थी? 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 1 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दिए, बचे कितने? 4 लाख। तो जो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे उसमें 4 लाख रिप्रेजेंट करता है कैश प्राइस को, और 6 में से 4 लाख कैश प्राइस को रिप्रेजेंट करो, 2 लाख रुपए क्या है? वो इंटरेस्ट। तो ये चीज ख्याल रखना है कि जब आप लेट पे करो, जिस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो अमाउंट टोटल 5 लाख पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 5 लाख में से 1 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट हो चुकी है, तो जो बचे 4 लाख रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट वो लगेगा। सो ये जो टर्म है पहला, जो उसी वक्त आप कुछ अमाउंट जो पे करते पोजीशन लेते वक्त, उसे कहते हैं हम लोग डाउन पेमेंट। और अगर सारा का सारा पैसा उसी दिन पे कर देते जिस दिन पोजीशन आप ले रहे हो, तो उसे कहते हैं कैश प्राइस। लेकिन आप उस वक्त सारा पैसा नहीं पे कर पा रहे, फ्यूचर में करे, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। सो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस। लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है टोटल पूरे कैश प्राइस पे नहीं लगता, वो डाउन पेमेंट अगर आपने कर दिए तो डाउन पेमेंट कुछ करे तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर हम बोले तो 5 लाख में से 1 लाख तो आपने पहले पे कर दिए ना डाउन पेमेंट, तो ये बचे हुए 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। तो हमने कुछ टर्म यहाँ पे सीखे, डाउन पेमेंट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस। जैसे कि चैप्टर का नाम है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन, वो दोनों में डिफरेंस क्या उसके बारे में डिस्कस कर लेते, और फिर मेन में उसके अकाउंटिंग एंट्रीज पे आऊंगा, कितनी मेथड्स होती है, परचेजर की बुक्स में कैसी अकाउंटिंग करना है, वेंडर की बुक्स में कैसी अकाउंटिंग करना है। और वहां पे हम ये भी देखेंगे कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बच्चों को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट जाता है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके का करें, अलग अलग सिचुएशन है, तो सारी सिचुएशन में डिस्कस करूंगा, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से करा जाएगा वो भी हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि हायर परचेज प्राइस और इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है। एक पार्टी यहाँ पे वेंडर जो है, इस वेंडर ने गुड्स डिलीवर्ड किया। किसको गुड्स डिलीवर्ड किया? ये बायर था। अब ये परचेजर जो था उसको गुड्स डिलीवर्ड करा गया। तो हायर परचेज में गुड्स डिलीवर तो कर देते, लेकिन ओनरशिप किसके पास रहती? वो वेंडर के पास ही ओनरशिप रहती है।
ओनरशिप किसके पास रहती है? वेंडर के पास ही ओनरशिप रहती है। तो यहां पे गुड्स डिलीवर तो हो गए, लेकिन ओनरशिप कब ट्रांसफर करी जाएंगी परचेजर को? जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट अपनी पे कर देगा। लास्ट हमने पोजीशन दे दिए, उसके पास पोजीशन है, परचेजर के पास पोजीशन है, लेकिन उसको ओनरशिप कब ट्रांसफर करी जाती है? हायर परचेज प्राइस में ओनरशिप उसको ट्रांसफर करी जाती है जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात पे ट्रांसफर करी जाती है। हमने उसको पोजीशन दी। फॉर एग्जांपल आप परचेजर हो, मैंने आपको गुड्स का पोजीशन दे दिया, वो आपने कोई एसेट परचेज करे, कार का सपोज आपको पोजीशन दे दिया गया, ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं करेगी, वो ओनरशिप हायर परचेज में जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे उसके बाद ओनरशिप आपको ट्रांसफर करी जाएंगी। लेकिन आप अपने बुक्स में उसको कैसे अपने बुक्स में उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेते हो। अभी सोचने वाली बात है कि जब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई तो परचेजर अपनी बुक्स में उसको एज एन एसेट कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? वो अपनी बुक्स में उसको एसेट कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? So, do you remember the concept called substance over form? What's the reality here? रियलिटी ये कि भाई पोजीशन दे दी, वो इंस्टॉलमेंट जब पूरी कर देंगे उसके बाद ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएंगी। कोई कोई इसलिए कार खरीदता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कार खरीदा हूं, इंस्टॉलमेंट में अभी यहाँ पे पैसे देना है तो मैंने हायर परचेज में लिया हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन है कि मैं चोरी करूंगा कार की, बाद में वापस नहीं दूंगा, लेके भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं करते, कोई रेयर केस में होता है कि, लेकिन ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है। तो रियलिटी क्या है कि भाई परचेजर को पोजीशन दे दिए, भले ही वो पेपर पे ओनर आखिरी इंस्टॉलमेंट के पे करे बाद बनेगा, लेकिन उसका कंट्रोल है उस एसेट पे, उसका कंट्रोल है उस एसेट पे, तो वो अपनी बुक में उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखे कि उसको पोजीशन तो हम लोग दे देते, पोजीशन तो उसको दे देते, ओनरशिप यहाँ पे वेंडर के पास ही रहती, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे वो पे करेगा परचेजर उसके बाद होंगी, लेकिन परचेजर अपनी बुक्स में उसको एसेट रिकॉर्ड कर सकता है। अब इसको जो गुड्स डिलीवर्ड करे गए, इसके बदले में कंसीडरेशन, भाई हम तो उससे कुछ पैसा लेंगे, तो कंसीडरेशन कुछ डाउन पेमेंट के फॉर्म में लेते, कुछ क्या रहते डाउन पेमेंट के फॉर्म में और कुछ इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में लेते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में रहते उसमें क्या रहता है? कैश प्राइस तो रहता है, ये जो बचा हुआ है कैश प्राइस, कुछ डाउन पेमेंट कर दिया कैश प्राइस का, कुछ बचा हुआ है, और इसके ऊपर क्या होता है फिर इंटरेस्ट। तो हमने कंसीडरेशन कुछ डाउन पेमेंट और कुछ इंस्टॉलमेंट फॉर्म में आएगा। तो मैं कहता हूं हायर परचेज में क्या होता है? पहला पॉइंट, पोजीशन किसके पास रहता है बच्चों? परचेजर के पास। उसको पोजीशन हम दे देते, पेमेंट वो कब देता है? इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट पेमेंट करता है कुछ, और कुछ क्या करता है? इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पेमेंट करता है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होंगी? ट्रांसफर ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा परचेज, और उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो अगर वो कोई इंस्टॉलमेंट फेल हो गया रीपे करने में, अगर वो फेल हो गया तो रीपोजीशन, इसको भी अपन डिस्कशन करने वाले। अगर वो यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट फेल हो गया तो रीपे करने में तो क्या कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट पे करने में अगर फेल हो गया तो अपन क्या करेंगे? उससे हम वो रीपोजेस कर सकते हैं, जो एसेट हमने दी है उसको वापस वेंडर ले सकता है। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो पेमेंट की डिफॉल्ट अगर उन्होंने किए तो हमारे पास ये राइट्स है कि वो एसेट को वापस ले। क्यों? क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है। तो आप जो इंस्टॉलमेंट पे कर, आप अभी तक मालिक नहीं बने, जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे इसके बाद ही ओनर बनोगे। तो फिर क्या चीज हुई यहाँ पे? उसके बाद ही आप ओनर बनोगे। तो अगर आपने कोई डिफॉल्ट किए पेमेंट करने में तो वो हम रीपोजेस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी डिस्कशन आगे काफी डिटेल में होगा, किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री करना है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन में क्या होता है? अगर पोजीशन की बात करें, हाँ सर, वो परचेजर जो बायर रहता है उसको पोजीशन दे देते, वो पेमेंट कंसीडरेशन कैसा देता है? कुछ डाउन पेमेंट देता है और कुछ इंस्टॉलमेंट देता है। फर्क यहां पर ये कि क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कि नहीं? नहीं सर, ओनरशिप ट्रांसफर यहां पे, सॉरी, ओनरशिप यहां पे हायर परचेज के केस में ट्रांसफर नहीं होती। हायर परचेज के केस में वो आखिरी इंस्टॉलमेंट जब वो पे करता है उसके बाद होती है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जब वो डाउन पेमेंट करता है उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अब आप खुद लॉजिकली सोचिए, अगर इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन में डाउन पेमेंट के वक्त ही उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती और आगे चल के अगर कोई इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करता है तो क्या वो वेंडर के पास ये राइट्स रहता है कि रीपोजेस गुड्स को? द आंसर इज नो, क्योंकि ओनरशिप तो आपने ट्रांसफर कर दी। इस केस में ओनरशिप तो यहां पे ट्रांसफर कर दिए। जब ओनरशिप यहां पे ट्रांसफर कर दिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि गुड्स रीपोजेस करो अगर उसने कोई डिफॉल्ट के इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे। हाँ, वेंडर के पास ये जरूर राइट है कि कोर्ट में जाए रिकवरी के लिए, लेकिन गुड्स रीपोजेस नहीं कर सकता क्योंकि ओनरशिप यहां पे उसने ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब हम आगे यहां पे देखते हैं कि दो पार्टीज हमारी, एक है परचेजर और एक है वेंडर। अब
ध्यान से सुनेंगे। तो परचेजर को अगर मैं सबसे पहले जो कैश प्राइस है, मैं कहता हूं सपोज मैं परचेजर हूं, आप वेंडर हो, मैंने आपसे कार खरीदा भाई, कार खरीदा, ये आ गई कार। एग्जाम्पल, ये मैंने जब आपसे कार खरीदा तो क्या मैं इस अपनी बुक्स में 5 लाख रुपए की थी कैश प्राइस, तो अपनी बुक्स में उसका एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूं? हाँ, मैं एसेट इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं उसको एसेट रिकॉर्ड अपनी बुक्स में करूंगा। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे सेल ऑफ एसेट, क्यों? आप ये नहीं बोलोगे कि सेल ऑफ एसेट, क्यों नहीं बोलोगे? वो इसीलिए क्योंकि आपका बिजनेस है, आप वो गुड्स बेच रहे हो, तो आपके लिए रेवेन्यू है, तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे सेल। तो आपने गुड्स बेचे क्योंकि आपका बिजनेस है वो कार बेचना, तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो आप कहां पे लिखोगे? आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे। सर गुड्स का कार है, अरे आपके लिए तो गुड्स है ना भाई, आपका बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस वही, आप कार सेल कर, मेरे लिए वो फिक्स एसेट है, तो मैं मेरी बुक्स में उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करूंगा और आप अपनी बुक्स में उसको सेल रिकॉर्ड करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अब इंटरेस्ट की बात करें, जो मैं परचेजर हूं, मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो मैं आपको इंटरेस्ट पे करूं, ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, इट विल गो टू मेरे पीएनएल अकाउंट में जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या इनकम है, तो ये आपके पीएनएल के क्रेडिट में, तो ये आपका यहां पे ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो आप मेरे ये एक्सपेंस जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम आपकी, तो मेरे लिए एक्सपेंस, आपके लिए इनकम। और जो इंस्टॉलमेंट होता है, मैं पे कर रहा हूं और आप इंस्टॉलमेंट क्या कर रहे हो? रिसीव्ड कर रहे हो, वेंडर रिसीव कर रहा है और परचेजर क्या कर रहा है? यहाँ पे पे कर रहा है। इस चीज को समझना, ये चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग हर क्वेश्चन में बाइफरगेट कर सके कि सर जो पेमेंट हो रही है उसमें से कैश प्राइस कितना है, उसमें इंटरेस्ट कितना, हायर परचेज प्राइस कितना है। इनफैक्ट हर इंस्टॉलमेंट पे कितना आप लोगों का, हर इंस्टॉलमेंट पे जो दे रहे उसमें कितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो हमको पता लगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हर इंस्टॉलमेंट पे मैं ये देखूं कि कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना क्वेश्चन में कैश प्राइस है, कितना हायर परचेज प्राइस है। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग में देखेंगे ट्रीटमेंट अलग है। मैं कहता हूं इंटरेस्ट मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट, लेकिन वही कैश प्राइस जो एसेट की कैश प्राइस है एज एन एसेट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ट्रीटमेंट अलग है। कैश प्राइस को मैं एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंटरेस्ट को मैं एक्सपेंस बता रहा हूं पीएनएल, ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो हमको इस बाइफरगेशन करना जरूरी है हर क्वेश्चन में कि कितना कैश प्राइस है, कितना इंस्टॉलमेंट है, कितना हायर परचेज प्राइस है, कितनी डाउन पेमेंट है, कितनी हर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट है। तो उसके बारे में भी लोग डिस्कस करेंगे कि आप जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हायर परचेज का आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि मैं टेबल बनाऊं, उस टेबल में यह बाइफरगेट कर सकूं कि कैश प्राइस कितना, इंटरेस्ट कितना, इंस्टॉलमेंट कितना है, वो आपको आना चाहिए। तो अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन उसका करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस भी उस पर कुछ देखेंगे। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो पार्टी है, परचेजर और वेंडर। परचेजर की बुक्स में दो मेथड होती है, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो ये परचेजर की बुक्स में दो मेथड है, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। और वेंडर की बुक में भी दो मेथड होती है, सेल्स प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इन मेथड्स पे मैं आऊंगा, इनकी किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री हम पास करते हैं उस पर हम आएंगे। लेकिन यहां पे उसके पहले जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों को कर रहे हैं वो है हम लोगों का टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आपको क्वेश्चन में वो दे सकता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है, वो हम देखेंगे। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब जब भी आप कोई हायर परचेज चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ते हो तो ये तीन सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन क्वेश्चन में होंगी। अब मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा, उस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो। रियली सॉरी। ओके, सो यहां पे पहला पॉइंट, आपको क्वेश्चन में उसने कैश प्राइस दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। मतलब क्वेश्चन में उसने हमको बताया कि कैश, देखो तीन चीज है, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस। इंटरेस्ट, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू हायर परचेज। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस। तो क्वेश्चन में क्या दिया, पहले उसने अपने को कैश प्राइस दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। कैश प्राइस दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो बड़ी यहां याद रखना, हायर परचेज प्राइस इक्वल्स टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस इक्वल्स टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मतलब क्वेश्चन में हमको यहां पे अगर उसने कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कैश प्राइस इस पे डाउन पेमेंट जो इतना आउटस्टैंडिंग है,
इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर देखते जाएंगे इंस्टॉलमेंट कितने ही होते जाएंगे। उस पे अपन देखेंगे किस तरह, एक एग्जांपल भी देखेंगे इस पे कि किस तरीके से अपने को कैलकुलेशन करना रहेगा। सेकेंड सिचुएशन अभी कहता है यहाँ पे कि कैश प्राइस दिया है क्वेश्चन में और हायर परचेज दिया। हायर परचेज प्राइस मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया उसने। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में कैश प्राइस, अगर मेरे को क्वेश्चन में कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस देता है तो डिफरेंस क्या होगा? कैश प्राइस क्वेश्चन में दिया, हायर परचेज प्राइस क्वेश्चन में, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट का होगा। डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट। तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस विल बी इंटरेस्ट। अब वैसे तो देखा जाए तो सॉल्व जब करते हैं तो दो चीज होता है, एक सम ऑफ डिजिट मेथड, मैं आपको सिखाऊंगा सम ऑफ डिजिट मेथड, इसको प्रोग्रेशन मेथड भी कहते हैं। उससे आप ये इंटरेस्ट का, क्योंकि मुझे ये बाइफरगेट करना है कि हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, दैट ये अमाउंट जो इंटरेस्ट का, ये टोटल इंटरेस्ट है। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये टोटल इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे ये देखना है कि हर इंस्टॉलमेंट जो मैंने पे किया, हर इंस्टॉलमेंट जो मैंने पे किया उस पर कितना इंटरेस्ट पे किया, वो मुझको देखना है। सो मैंने कहा कि हायर परचेज प्राइस मुझको दिया, कैश प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैंने दोनों का डिफरेंस जो इंटरेस्ट निकाला वो इंटरेस्ट को एक इंस्टॉलमेंट का नहीं है, वो टोटल इंटरेस्ट है उसके। तो मुझे बाइफरगेट करना है कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट हमने पे करे। तो यहां पे वो हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे करे, एक होता है आपका सम ऑफ डिजिट मेथड जिसको प्रोग्रेशन मेथड भी कहते हैं, उससे कैलकुलेट कर सकते, और एक होता है आईआरआर मेथड। वैसे देखा जाए तो सम ऑफ डिजिट मेथड अप्रोक्सीमेट रहता है, एक्यूरेट नहीं रहता, आसपास अप्रोक्सीमेट रहता है, लेकिन आईआरआर एक्यूरेट रहता है। लेकिन इंस्टीट्यूट के जितने भी सजेस्टेड आंसर होते और इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है, अभी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन सिर्फ समझाने उन्हें आईआरआर से किए, लेकिन आईआरआर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ो, लेकिन आपको अकाउंट्स में आईआरआर से कैलकुलेट नहीं करें। इंस्टीट्यूट अपने सारे सजेस्टेड में जब भी इस तरह का कोई पॉइंट आता है तो वो सम ऑफ डिजिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये जो इंटरेस्ट है, ये टोटल इंटरेस्ट है, किस तरीके से ये जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट है, किस तरीके से ये इंटरेस्ट को हम लोग हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो कैसे पता लगाएंगे? सम ऑफ डिजिट मेथड से। इवन दो वो अप्रोक्सीमेट है, 100 एक्यूरेट नहीं है, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं, आगे पीछे कुछ अमाउंट है, तो भी वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड में वही देती है और वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप अकाउंट्स के पेपर में आईआरआर कैलकुलेट करते बैठो। ओके, इसीलिए अब यहां पे ख्याल रखेंगे कि ये जो आपने हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस क्वेश्चन में जो दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल इंटरेस्ट है। लेकिन जब आप बांटेंगे सम ऑफ डिजिट मेथड से भी मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूं, दो पॉसिबिलिटी होती है कि जो इंस्टॉलमेंट पे करे वो इक्वल है और इंस्टॉलमेंट जो पे करे वो इक्वल नहीं है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पे मैं डिस्कस अभी करूंगा, क्वेश्चन करेंगे इस पे, डोंट वरी। अब आती है आपकी थर्ड कैटेगरी जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। क्या है फेवरेट भाई? कि हायर परचेज प्राइस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, मतलब हमको थर्ड पोजीशन में हायर परचेज प्राइस दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, हम लोगों को कैश प्राइस दिया नहीं है, हम लोगों को कैश प्राइस दिया नहीं है। तो कैसे निकालो भाई कैश प्राइस? एक रिवर्स कैलकुलेशन से उसको हम निकालते, कि एन्युटी मेथड से भी करते, लेकिन एक रिवर्स कैलकुलेशन से इंस्टीट्यूट करते, हमें भी वही करना। तो रिवर्स कैलकुलेशन से हम लोग कैश प्राइस निकाल सकते, उस पर भी मैं एक एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे। तो जब भी आप हायर परचेज प्राइस का क्वेश्चन देखोगे, ये तीन सिचुएशन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये तीनों सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन होंगी। तो हम देखते हैं कि तीनों सिचुएशन में किस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कैश प्राइस कितना है, इंटरेस्ट कितना है और इंस्टॉलमेंट कितना है। तो एक एक करके हमारा डिस्कशन यहाँ पे शुरू करते। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला आपका कि कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिए, तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके नोट्स में ये आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन व्हेन कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट इज गिवन। यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड परचेज फ्रॉम XYZ मोटर्स लिमिटेड कार कॉस्टिंग ₹90,000। कितने की कार खरीदे भाई? 90,000 रुपए की कॉस्ट थी उसकी। ऑन द हायर परचेज सिस्टम पेमेंट वॉज टू बी मेड ₹15,000 डाउन। मतलब 90,000 रुपए में से डाउन पेमेंट कितनी कर देना है हमको? ये रहे 90,000 रुपए, ये कॉस्ट है, ये कैश प्राइस है, लिख दो यहाँ पे कैश प्राइस है। इसमें से आपने 15,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दी, ये डाउन पेमेंट है। तो बचे कितने यहाँ पे? 90,000 माइनस 15,000, ये बचे 75,000। वो कहते थे रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल टुगेदर विथ इंटरेस्ट। मतलब ये जो 75,000 है ये कैश प्राइस का एक हिस्सा है। कैश प्राइस 90,000 रुपए थी, 90,000 में से 15,000 रुपए डाउन पेमेंट करे, बचे कितने? 75,000। ये जो 75,000 है ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है 25,000, 25,000, 25,000। बट वो कहता है टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट क्या होगा? ऐड होगा।
लेकिन इंटरेस्ट पे कित पे लगेगा, उस साल जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगी उस पे क्या लगेगा बच्चों, इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे देखते कैसे सॉल्व हुआ। शुरुआत में एट 0 पॉइंट मतलब एट स्टार्टिंग, जिस एट स्टार्टिंग मतलब जब उसमें पोजीशन हुआ उस तारीख को, तो 90,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था। अब ये 90,000 रुपए इंटरेस्ट पहले दिन तो कुछ नहीं लगेगा जब डाउन पेमेंट करेंगे, क्योंकि उसी दिन तो खरीदना। अभी टाइम पीरियड, जब टाइम जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा, तो पहला दिन ही है। तो ये टोटल 90,000, उसमें से उसने ये 15,000 रुपए पे किया, डाउन पेमेंट है 15,000, तो बचा कितना 75,000। अब ये नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के एंड में अभी 75,000 पे उसने कितने परसेंट बोला, ये 10% बोला उसने इंटरेस्ट है, तो 75,000 का 10% होता है 7,500, टोटल आता है 82,500। अब ये मैंने आपको कहा जो कैश प्राइस का जो बचा हुआ अमाउंट है 75, उसको इक्वली बोला टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो ये 25 तो पे करेंगे, लेकिन आपका पहले साल 3 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट कितना 7,500, तो ये 25,000 प्लस ये 7,500 टोटल हुआ आपका 32,500 पहली इंस्टॉलमेंट। तो आपने 82,500 में से 32,500 पे कर, तो बचा कितना आपका 50,000। नेक्स्ट ईयर 50,000 आउटस्टैंडिंग रहा, उसका 10% 5,000, टोटल हुआ 55,000। अब इस साल का इंटरेस्ट जो 5,000 है वो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट में आ गया 5,000, टोटल 25 और 5 कितना हो गया 30,000। अब 55,000 में से 30 पे करे, बचा कितना 25। फिर थर्ड ईयर आउटस्टैंडिंग आपका 25 रहा, उसका 10% 2,500, तो टोटल हुआ 27,500। अब ये 25,000 और इस साल का इंटरेस्ट 2,500, तो ये टोटल 27,500, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करके कितना हो गया 0। तो ये बड़ा सिंपल होता है कि जिसमें आपको कैश प्राइस दी हुई, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ और आप उसको कैलकुलेट करते जा रहे हो। अब ये सेकंड केस यहां पे जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया और हायर परचेज प्राइस दिया, तो कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस जो होता है वो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, तो उसको किस तरीके से बांटना। तो आपने ये क्वेश्चन में देखना एग्जामिनेशन में कि अगर, वैसे इंस्टीट्यूट का फेवरेट ये वाला है रिवर्स कैलकुलेशन में सिखाता हूं, डोंट वरी। तो यहां पर अपने को ये देखना रहेगा कि भाई कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे देखना है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, कितना इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट में, कितना इंटरेस्ट वाला पार्ट है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इंस्टॉलमेंट पे करे वो इक्वल है कि नहीं है। अगर वो इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो ये इंटरेस्ट को किस प्रपोर्शन में बांटेंगे हम, हर इंटरेस्ट को किस प्रपोर्शन, टोटल इंटरेस्ट है, तो अपने को देखने हर इंस्टॉलमेंट में कितना है, किस प्रपोर्शन में बांटेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, यहां पे लिखा हुआ है, वो अभी वहां पर भी लिखा रहेगा, आपको नेक्स्ट पेज में आता हूं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो जब आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दिए, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, और वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसको किस प्रपोर्शन में हम लोग बांटेंगे कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ये क्या है मैं आपसे डिस्कस करता हूं, फिर सेकंड वाले पर भी आएंगे। यहां पे देखेंगे इसके ऊपर एग्जांपल, यहां पे व्हेन, यहां पर आपको क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस क्वेश्चन में दी हुई, तो जैसे कि यहां पर वो और इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल है, तो कैसे बांटेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस प्रपोर्शन में, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। देखेंगे यहाँ पे वो कहते हैं कि हायर परचेज प्राइस है आपकी 12,000, कैश प्राइस है 9,600, तो 12,000 आपकी हायर परचेज प्राइस है, कैश प्राइस है 9,600, तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ बच्चों, दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो हो गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ये 2,400 किसका अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट, लेकिन मुझे ये देखना है कि हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है। तो वो कहता है इसको पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये इक्वल अगर बोला तो अपने को किस प्रपोर्शन में 2,400 रुपए को बांटना रहेगा इंटरेस्ट के अमाउंट को, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो मैंने कहा 3 इंस्टॉलमेंट, 1, 2 और 3, तो पहले साल की पहली इंस्टॉलमेंट की शुरुआत, मतलब पहले साल की शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, पहले साल की शुरुआत में कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग थी, मैंने कहा 3। अच्छा, दूसरे साल की शुरुआत में कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 2। तीसरे साल की शुरुआत में कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 1। तो हम लोग यहाँ पे ये जो आपके 2,400 इंटरेस्ट का अमाउंट है, इसको 3:2:1 में बांट देंगे। तो मैं कहता हूं ये 2,400, अगर ये टोटल यहाँ पे 6 है, अगर 6 है तो 3 कितना, 2,400 अगर 6 है तो 2 कितना, 2,400 अगर 6 है तो 1 कितना। ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड इस प्रपोर्शन में बांट देंगे। तो 2,400 डिवाइड बाय 6 करोगे वो आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 3 1,200 मल्टीप्लाई बाय 2 800 मल्टीप्लाई बाय 1 400। तो ये जो इंटरेस्ट 2,400 रुपए था, पहली इंस्टॉलमेंट 1,200, दूसरी इंस्टॉलमेंट 800, तीसरी इंस्टॉलमेंट में
400। तो यहां पर आप ख्याल रखेंगे कि आपको जब यहां पे नंबर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया तो कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस, तो डिफरेंस क्या हो गया उन लोगों का? इंटरेस्ट। अब वो इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है, अब इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये 12,000 रुपए इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो, लेकिन जो इक्वल इंस्टॉलमेंट, भाई मेरे को ये तो बताओ कि उसमें इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट पहली इंस्टॉलमेंट में 1200, दूसरी में 800 और तीसरी में 400। तो जब हम लोग को कैश प्राइस हायर परचेज प्राइस डिफरेंस हुआ टोटल इंटरेस्ट, और अगर आपकी इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो उस इंटरेस्ट को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड इस प्रपोर्शन में बांट देना। लेकिन सर अगर हमको हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस डिफरेंस इंटरेस्ट है, लेकिन अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर आप लोग की इंस्टॉलमेंट जो पे करे वो इक्वल नहीं है, अगर आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करे वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फिर हम लोग करेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। किस प्रोपोर्शन में करेंगे? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, इस प्रोपोर्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखते हैं उस पर एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते। अमाउंट जब इक्वल नहीं है तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, जब अगर इक्वल नहीं तो कैसे बांटेंगे? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। सो यहां पे वो कहता है भाई, यहां पे सेकंड इसमें ओके, तो यहां पे एग्जांपल कैश प्राइस है 7,200, हायर परचेज प्राइस है आपकी 9,000, पेबल 3,600 की इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3,000 और तीसरी इंस्टॉलमेंट 2,400। अगर आप टोटल करोगे तो हायर परचेज प्राइस आपका 9,000 है, तो पे करे 3,600 प्लस 3,000 प्लस 2,400, तो टोटल आ गए 9,000। तो हायर परचेज प्राइस को उस तरीके से आप पे कर रहे हो, मगर क्या वो इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हो इक्वल इंस्टॉलमेंट? नहीं सर, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो यहां पर भी इंटरेस्ट अगर मैं निकालू, इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है? यहां पर हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, वो होगा हमारा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हायर परचेज प्राइस कितनी? 9,000 रुपए। कैश प्राइस कितना दिया हमें क्वेश्चन में? 7,200। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 1,800, वो इंटरेस्ट है। लेकिन ये उस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है? तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है, अगर यहाँ पे आपके इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है तो इस 1,800 को बांटेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर देखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, यहां पर अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो यहां पर आप देखेंगे पहले साल में 9,000 था हायर परचेज प्राइस, तो यहाँ 9,000 आउटस्टैंडिंग था शुरुआत में, फिर आपने 3,600 पहली इंस्टॉलमेंट पे कर, तो बचा कितना? 5,400। फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था 5,400, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 3,000 पे करे तो बचा कितना? 2,400। फिर ये 2,400 आउटस्टैंडिंग था, 2,400 पे कर तो जीरो। मगर इसका मतलब ये जो 1,800 है आपको इस प्रपोर्शन में बांटना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो ये 1,800 यहाँ पे टोटल है 16,800। तो अगर ये 1,800 अगर 16,800 है तो 9,000 कितना उस प्रोपोर्शन में बांटेंगे? 1,800 अगर ये 16,800 है तो ये 5,400 कितना? 1,800 अगर 16,800 है, 16,800 तो ये 2,400 कितना? इस प्रोपोर्शन में हमने इंटरेस्ट को अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इस प्रोपोर्शन में बांटे। ये दो चीज हमने देखे कि आपका एक अमाउंट इक्वल और एक इसमें इक्वल नहीं। तो जब अमाउंट इक्वल है सो इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, और अगर वो इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ये चीज ख्याल रखना, ये सम ऑफ डिजिट मेथड ये अप्रोक्सीमेट बताती, एक्यूरेट नहीं बताती, लेकिन आईआरआर मेथड बताती है, लेकिन आपको अकाउंट्स में करना नहीं है। सजेस्टेड में भी सम ऑफ डिजिट मेथड से ही करता, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें फाइंड आउट करें कि हर ट्रांजैक्शन में कितना, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, कितना कैश प्राइस है, कितनी इंस्टॉल, इसीलिए ये ट्रीटमेंट अलग है। इंटरेस्ट पीनल, अभी इंटरेस्ट पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में, इंटरेस्ट पीनल अकाउंट में जा रहा है। आपका कैश प्राइस जो आपने परचेज करे वो कहां पे जा रहा है? एसेट उसको लिख रहे हो, तो ट्रीटमेंट अलग है। तो ये बाइफरगेट करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही क्वेश्चन आप स्टार्ट कर पाओगे। सबसे पहली स्टेप तो यही है आपकी। अब उसके बाद हम आते आगे कि अपने को क्वेश्चन में यहां पे थर्ड केस जो है ओके, थर्ड केस जो है यहाँ पे किधर गया? हाँ, ये जो थर्ड केस है मैं यहां पे आ रहा हूं कि मुझे हायर परचेज प्राइस दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो किस तरीके से कैश प्राइस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो यहां पे अगर नॉर्मली जब आप कैलकुलेट करते हो तो किस तरीके से कैलकुलेट होता है कि मैं कहता हूं ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल माइनस उसमें मैं इंस्टॉलमेंट पे करता हूं और फिर उसकी इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस आता है मेरा। फिर क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, फिर उस पे इंटरेस्ट, वो टोटल करते दोनों को, फिर इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस। ये नॉर्मल तरीका होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि मुझे अब क्वेश्चन में कैश प्राइस पता नहीं। जब क्वेश्चन में मुझे कैश प्राइस ही पता नहीं है तो कैश प्राइस होती क्या चीज है? सर कैश प्राइस वो चीज होती है जो आपको
जब आप परचेज करते हो उस वक्त ही अगर आप सारा का सारा पैसा पे करते तो वो उसकी अमाउंट क्या, उस वक्त क्या अमाउंट पे आपको मिल जाती है, उसको कैश प्राइस कहते हैं। उसमें से कुछ डाउन पेमेंट करते हो और उसके बाद जो बचता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो जब पूरी इंस्टॉल, मुझे कैश प्राइस नहीं पता, मुझे कैश प्राइस ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसको मैं कहूं कि पूरी इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दिया, पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दी। मुझे एक चीज पता है, शुरुआत नहीं पता लेकिन एंड पता है। शुरुआत नहीं पता मेरे को इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि कैश प्राइस ही नहीं पता मुझे। कैश प्राइस पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, डाउन पेमेंट के बाद फिर जो अमाउंट बचता उसी पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वो इस कैश प्राइस ही नहीं पता तो मैं क्वेश्चन कैसे शुरू करूं। तो कैश प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को एंड पता है। एंड ये है कि एंड में जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे बाद जब बैलेंस मेरा जीरो हो जाएगा, मुझको ये चीज पता है, तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे और एंड से स्टार्ट तक जाएंगे और स्टार्ट में बराबर कैश प्राइस आ जाएंगे। अब आप यहां पे देखेंगे, मैं यहां पे क्वेश्चन में अपने को उसने दिया कि हायर परचेज प्राइस कितनी है आपकी 12,000, हायर परचेज प्राइस कितनी है आपकी 12,000 रुपीज है। इंटरेस्ट वो कहते हैं कि 10% चार्ज करना, पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ये 12,000 जो है मेरे को वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 4,000 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है, अब ध्यान से, मेरे को कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया। अब ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे कि थर्ड ईयर मैं बात करता हूं, रिवर्स क्यों करे सर, फर्स्ट से शुरू कर, फर्स्ट से। अरे भाई पता नहीं ना कैश प्राइस, वो अपने को एंड से आ रहे अपन, क्योंकि अपने को पता है कि आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे बाद, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे बाद क्या होता है कि मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मेरे को इतना पता है। आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे बाद कितना हो जाएगा बैलेंस, जीरो हो जाएगा, मेरे को इतना पता है। सो मैंने कहा कि थर्ड ईयर में जब मैं पे कर दूंगा तो रिवर्स आ रहा है। नॉर्मली अपन करते ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट टोटल माइनस इंस्टॉलमेंट क्लोजिंग बैलेंस, या रिवर्स चले, देखो ऐसा देखो, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो रिवर्स आ रहा है, ये देखो रिवर्स चल रहा, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट टोटल माइनस इंस्टॉलमेंट क्लोजिंग बैलेंस। अरे हाँ सर, ये तो रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्यों कर रहे हैं अपन, ये रिवर्स हुआ क्यों, ऐसा रिवर्स है क्यों, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को एंड पता है, स्टार्टिंग नहीं पता, एंड पता है, क्यों जीरो होगा। तो मैंने कहा कि आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करे बाद क्लोजिंग बैलेंस जीरो रहेगा। आखिरी इंस्टॉलमेंट कितनी पे करा मैंने, 4,000 रुपए की। तो इंस्टॉलमेंट पे करे बाद बैलेंस जीरो होगा, तो इंस्टॉलमेंट पे करे 4,000 मेरा बैलेंस था इंस्टॉलमेंट के पहले। अब इतनी इंस्टॉलमेंट, सॉरी मैंने 4,000 की पे करा, वो पे करे बाद जीरो हो गया, तो इंस्टॉलमेंट के पहले कितना बैलेंस होगा आउटस्टैंडिंग 4,000, तो यहाँ पे 4,000 है। अब ये जो टोटल आया 4,000 रुपए बच्चों, इसमें दो चीज इंक्लूड है। क्या चीज इंक्लूड है, यहाँ पे देखो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट टोटल होता है। तो मैं कहता हूं 4,000 में ओपनिंग बैलेंस है इस साल का और इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये जो 4,000 है इसमें दो चीज है, अगर ओपनिंग 100 है और इंटरेस्ट 10 है तो इंटरेस्ट कितना दिया आपको क्वेश्चन में, एक सेकेंड, 10% दिया। ओके, सो यहाँ पे इंटरेस्ट ये कैसा है 10, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, 110 होना चाहिए, ठीक है वो करेक्ट करना। ये 110 है, ये 110 है, ये नॉट 105, ये 110। ओके, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने कहा आपसे कि ये जो आपका 1,000, ये जो 4,000 रुपीज है, ये जो 4,000 रुपीज है बच्चों, ये ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें ओपनिंग अगर 100 है तो इंटरेस्ट उसका 10 है, तो ये 110 है। तो अगर ये 4,110 है, 4,000 अगर 110 है तो 10 कितना, इंटरेस्ट कितना उसमें, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, वो आएगा 364, राउंड ऑफ कर दिया था 364। तो 4,000 में अगर 364 इंटरेस्ट का पार्ट है उसको माइनस कर दो तो ओपनिंग कितना होगा 3636। अब ये थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब सेकेंड ईयर का ये क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस है 3636। सेकेंड ईयर आपने इंस्टॉलमेंट कितनी पे करे 4,000, तो 4,000 पे करे बाद 3636 है, तो उसके पहले 4,000 प्लस 36 करेंगे, दैट कम 7676। अब ये 7676 टोटल है, सो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी है, तो 7636 ये 110 है, क्योंकि ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट 10%, दैट्स, अगर ओपनिंग 100 है इंटरेस्ट 10 है तो 110, तो 7676 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो कितना आता है आपका 696। ओके, 7636 एक सेकेंड डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, वो राउंड ऑफ करा हुआ, उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो ये आपके 696। अब 7636 में 696 अगर आपका क्या है यहां पे 696 आपका 7636 माइनस 696। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे 7636 जो वो आपका कितना 110 है, वो अगर 110 है तो 10
कितना, वहां राउंड ऑफ 1-2 रुपए का कुछ डिफरेंस आ रहा है, उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो मैंने कहा आपको 7636 ये 110 है, डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 696। अब आपने यहाँ पे 7636 ओके माइनस 696 तो वो आ रहा है 6940 आ रहा है, ठीक है, 2-4 रुपए आगे पीछे लिखा हुआ, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने कहा ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, उसमें से इंटरेस्ट आता है। तो सेकंड ईयर का वो क्लोजिंग बैलेंस है, तो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस था 4000 की इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 12000 हायर परचेज प्राइस था, 4-4000 3 इंस्टॉलमेंट। तो ये आपका 10940 है, यहाँ पे उसने करेक्ट किया, ठीक है, एक सेकंड में करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे 10,940, अभी 10,940 जो है 110 है, तो 10 कितना होगा, वो आ रहा है आपका 996, ओके, ठीक है, 996। तो यहां पर 10940 माइनस 996 को दैट्स 9944, तो ये आपका आ गया बच्चों, क्या सा आ गया 9944 हो गया आपका कैश प्राइस। आपने रिवर्स कैलकुलेशन करें, यहां पे क्या करें आपने रिवर्स कैलकुलेशन कर, तो वैसे तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल माइनस इंस्टॉलमेंट दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन यहां पे क्या करें हम लोगों ने इसको रिवर्स कैलकुलेशन यहां पे करे है टू फाइंड आउट कैश प्राइस, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं पता एंड पता है। अब मुझे पता चल गया, आप क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है 12000, उसमें इंटरेस्ट 2056, तो 12000 में से 2056 इंटरेस्ट, तो बचता कितना 9944, तो आप यहाँ पे देखो बराबर 9944 क्या है कैश प्राइस। अब क्रॉस चेक करो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो 9944 प्लस 2056, 9944 प्लस 2056 वो आता है 12000, तो यहाँ पे कितना है 12000, ओके। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा वहां पे क्वेश्चन में बच्चों कि जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो तीनों में से कौन सी सिचुएशन आपको दी हुई, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन आप कब करते, जब आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दी हुई रहती, जब हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते। तो जब भी क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया तो समझ जाना रिवर्स कैलकुलेशन करना है अपने को, ओके। अब इसके बाद अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अकाउंटिंग दो पार्टी हमारी, एक परचेजर और एक कौन है हमारा वेंडर। तो परचेजर की बुक्स में दो मेथड होती है, एक होता है कैश प्राइस मेथड और एक होती है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। हमेशा आपको कैश प्राइस मेथड से ही करना है कि अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से करो तो ही आपको इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से करना है, अदरवाइज आपको कैश प्राइस मेथड से ही करना रहेगा। अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत सिंपल है, उसको ध्यान से आप सुनते जाएंगे, मैं अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, उसके बाद हम दोनों की बुक्स में देखेंगे परचेज और वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करना है। उसके बाद में रीपोजिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो रीपोजिशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे कैश प्राइस मेथड पहले हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग करें, परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, जब अग्रीमेंट में एंटर, अब मैं सपोज परचेजर हूं, मैंने बोला मैंने एसेट परचेज किया, तो मैंने एंट्री पास की एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये एसेट किस पे रिकॉर्ड हुई है, कैश प्राइस पे। ये एसेट किस पे रिकॉर्ड हुई है, कैश प्राइस पे ये एसेट रिकॉर्ड हुई है। फिर मैंने कहा वहां पे कि भाई डाउन पेमेंट दिया, मैं परचेज डाउन पेमेंट दिया, तो मेरी बुक्स में अकाउंटिंग हो रही, मैंने वेंडर को पे किया तो एंट्री पास हुई वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ, आपकी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उस साल का इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री पास होंगी। तो इंटरेस्ट जो है बच्चों, इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैंने एंट्री इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मुझे देना है, किसको देना है, वेंडर को, टू वेंडर अकाउंट इंक्रीज इन लायबिलिटी। फिर मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, मेरे पास से पैसा गया तो टू कैश और बैंक अकाउंट। अब ऐसे तो मैंने मेरी बुक्स में लिख लिया, इवन दो मालिक नहीं बना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो यहां पर मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, एसेट इस अमाउंट पे डेप्रीसिएशन होगी, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और जो आपकी दो चीज यहाँ पे, ये डेप्रीसिएशन और जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू नेचर के, इट विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो एंट्री पास आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। बड़ी सिंपल अकाउंटिंग है, कैश प्राइस मेथड नॉर्मली जो करा जाता है उसी तरीके से अकाउंटिंग एंट्री उसने यहाँ इस मेथड में भी है। अब परचेजर की बुक्स में यहाँ पे कि जो मैंने एसेट परचेज की उसे एसेट साइड में बताऊंगा, एसेट हायर परचेज, और वो मेरी एसेट है, वेंडर को पे करना है, तो परचेज हायर परचेज क्रेडिटर वो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब सेकंड मेथड होती है वो हमारी सेकंड मेथड जो आपकी इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड।
अब ध्यान से सुनिए, पहली चीज तो वही कि मैंने यहाँ पे जब परचेस करा तो मैंने उसको कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करा। किस पे रिकॉर्ड करा? कैश प्राइस पे। सो एंट्री पास हुई मेरी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। लेकिन इस मेथड में ये नई चीज है जो मैं आपसे हाईलाइट कर रहा हूं कि आप टोटल इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हो। तो वैसे तो पिछली मेथड में आप इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर हर साल एंट्री पास होती है, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री एट द एंड ऑफ ईयर, जब भी इंस्टॉलमेंट पे करते उसके पहले। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि एंट्री पास करते हम लोग हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ये टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उससे इसको आपने यहाँ पे उससे इसको यहाँ पे डेबिट करें। अब इसका कनेक्शन देखना है कि मैं दूसरी एंट्री से कनेक्ट करूंगा, सिंपल है, डोंट वरी। तो जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है उससे मैंने एंट्री पास किया, हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब इसका कनेक्ट हम लोग करेंगे, 2 मिनट पेशेंस रखना। फिर यहाँ पे मैंने वेंडर को पेमेंट करा, डाउन पेमेंट, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब समझना क्या, जब मेरा वो पीरियड खत्म होता है, मैं इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री पास करता हूं, तो मैं एंट्री पास को तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मगर यहां पे टू हायर वेंडर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? क्योंकि हायर वेंडर अकाउंट जो है वो तो पहले ही पूरे इंटरेस्ट के अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है, पूरे इंटरेस्ट के अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है। तो यहां पर मैंने इंटरेस्ट तो ये उसी साल का है, उसी पीरियड का है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर नहीं करना। हायर वेंडर को फुल अमाउंट से आप पहले ही क्रेडिट कर चुके, तो ये फुल इंटरेस्ट अमाउंट, सपोज यहां पे 10,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट है और उस साल का इंटरेस्ट लेकिन 2,000 था, तो आपने यहां 2,000 से क्रेडिट करे, 2,000 से क्रेडिट करे, तो 10,000 से इस अकाउंट का डेबिट करे, 2,000 से आप उस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करे, तो बैलेंस उसमें 8,000 है। उसको शो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन यहां पे क्या होता है कि पहले आप फुल अमाउंट से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को कर देते और बाद में उस साल का जो इंटरेस्ट है आप इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करते जाते हो। फिर सेकंड ईयर फिर इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करोगे, थर्ड ईयर फिर करोगे, तो जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका क्या होगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा वहां पे। ओके, सो यहां पे इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे मैं आपको बताता हूं। अब उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे कर, तो आपने एंट्री पास करे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज होंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। वही इंटरेस्ट का जो इसका जो बैलेंस है आपका वो पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। उसी तरह डेप्रिसिएशन का बैलेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक और चीज बच्चों के दिमाग में आ सकती है कि सर ऐसा क्यों करते हैं आप, क्यों फुल अमाउंट से यहाँ पे ऐसा इंटरेस्ट सस्पेंस क्रिएट कर हायर वेंडर को करें? इसीलिए देखो प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीएनएल में मेरा जो उस साल का इंटरेस्ट है वही जा रहा है, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो ऐसा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं फुल अमाउंट इंटरेस्ट का बताता हूं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट फुल अमाउंट बताता है इंटरेस्ट का, लेकिन जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करते हो, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नीचे कम होते जाता है। और जब सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो उसका बैलेंस कितना हो जाता है? 0। लेकिन हर साल हमको ये पता रहता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते कि हर साल ये पता था कि फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट अभी अपने को यहाँ पे करना है, फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट पे कर। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि हायर परचेज पे एसेट परचेज करी गई है, इस साल का इंटरेस्ट पीएनएल में, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस ये बताता है कि फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो आपने वेंडर अकाउंट को भी तो फुल इंटरेस्ट से क्रेडिट कर दी, तो कोई बात नहीं, आप वेंडर अकाउंट को फुल इंटरेस्ट से क्रेडिट करें। यहां जब इंटरेस्ट की एंट्री पास हुई तो इंटरेस्ट टू वेंडर कर ही नहीं रहा, आपने कर दिया उसको। लेकिन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको शो कैसे करूंगा यहां पर आगे बताया हुआ कहीं, लेकिन मैं आपको अभी बता दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हायर वेंडर में लाइबिलिटी साइड में बताऊंगा और उसमें से ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो माइनस करके, इतना डिटेल में नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि आपको वेंडर अकाउंट को मैं लाइबिलिटी साइड में बताऊंगा, मुझे पे करना है और उसमें से मैं माइनस करूंगा। क्या चीज में उसमें से माइनस करूंगा? इंटरेस्ट, हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, उसमें से क्या करूंगा बच्चों में? माइनस करके नेट अमाउंट बाहर बताऊंगा। तो बात एक ही है, जो अमाउंट जो बाहर आएगा कैश प्राइस मेथड में वेंडर का बैलेंस उतना ही दिखता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। लेकिन इन्फॉर्मेशन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे पता रहती है हाँ, इतना फ्यूचर में इंटरेस्ट इस पे करना है, इतना वेंडर है, इतना वेंडर का बैलेंस इतना फ्यूचर में पे करना है, इतना आज की पोजीशन जो बाहर जो अमाउंट होगा आज की पोजीशन में इतना आउटस्टैंडिंग है। बस इतना डिफरेंस रहता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में, अदरवाइज जो कैश प्राइस में वही यहाँ पे हो रहा है। अब वेंडर की बुक्स में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वेंडर की बुक्स में भी 2 मेथड होती है। एक कौन सी होती है? सेल्स प्राइस मेथड, और दूसरी होती है आपकी इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो पहले हम लोग बात करते कौन सी मेथड की बात करते? पहले हम लोग बात करते यहाँ पे सेल्स प्राइस मेथड की पहले हम लोग बात करते। पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सेल्स प्राइस मेथड के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो ये हमसे कहते हैं कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड, अब आपने वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड अंडर हायर परचेज, आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, ओके।
तो आप सुने मेरी बात, नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या पास करते, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अरे सर एसेट बेचा, अरे ना 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 ना, एसेट नहीं बेचे, वेंडर है वो गुड्स बेच रहा है, वो गुड्स उसका नेचर ऑफ बिजनेस है, वो कार बेचने का एग्जांपल, तो उसके लिए एसेट नहीं, उसके लिए गुड्स बेचा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने कहा हाँ डेटर्स, मगर यहाँ पे जो डेटर है, हमको अकाउंटिंग का पर्पज ये होता है कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, तो वो डेटर को हायर परचेजर के नाम से बुला रहे। तो मैंने कहा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स भी मैं चाहता हूं कि मैं बाइफरगेट करूं कि हायर परचेज सेल है, तो हायर परचेज सेल्स अकाउंट, वही एंट्री डेटर टू सेल्स, नाम बदले, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। अब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे डाउन पेमेंट मिली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर ने पे किया, तो टू हायर परचेजर अकाउंट। फिर उसके बाद पहला इंटरेस्ट ड्यू हुआ, तो हमको हायर परचेज से इंटरेस्ट लेना है, इंक्रीज इन एसेट, तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट। वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या, इनकम, जो इंटरेस्ट का इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इनकम को आपने यहाँ पे क्या किए, क्रेडिट। व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज रिसीव, इंस्टॉलमेंट मिली, पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया, हायर परचेजर ने, तो टू हायर परचेजर अकाउंट। अब जिस तरीके से परचेजर वो इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करता है, वो उसके लिए एक्सपेंस है, मैं भी ये इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन मेरे लिए इनकम है, मैं वेंडर हूं, तो मैंने कहा इंटरेस्ट को पीएनएल में क्रेडिट करते, तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करते वक्त डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब यहां पे समझना खेल, यहां पे जो मेरे यहाँ पे हायर परचेज है, ये हायर परचेज मेरा गुड्स है बेटा, तो ये हायर परचेज सेल्स अकाउंट जो है, इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, दैट आई विल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों, क्योंकि मेरे गुड्स सेल करो, मेरा तो बिजनेस ही हो, सो एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स का बैलेंस अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करो, ट्रांसफर कर रहे हो। अब उसी तरह वेंडर की बुक्स में भी दूसरी मेथड रहेंगी, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, तो वैसा ही रहेगा, बस वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। तो सबसे पहले मैंने जब यहाँ पे गुड्स बेचा, तो मैंने एंट्री पास किया यहाँ पे हायर परचेज, ध्यान से उसे कंबाइन एंट्री पास की, उसको अलग अलग भी कर सकते थे। मैंने पहले गुड्स बेचा, तो मैंने एंट्री पास किया हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां पर फिर दूसरी जो टोटल इंटरेस्ट है, मैं उसको ड्यू, यहां पर भी वही हो रहा है, इंटरेस्ट सस्पेंस, टोटल इंटरेस्ट अपन इसको रिकॉर्ड, तो मैंने बोला मुझे हायर परचेज से, हायर परचेजर से वो टोटल इंटरेस्ट मेरे को लेना है, तो मैंने एंट्री पास किया हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, मैंने क्रेडिट किया इंटरेस्ट सस्पेंस। तो एंट्री क्या पास हुई, ये नई चीज थी, ये हायर परचेज है, कंबाइन एंट्री यहाँ पे लिख दी, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, हायर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब क्या होगा यहाँ पे कि आपको डाउन पेमेंट यहाँ पे रिसीव्ड है, हमने बोले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट, पैसा आया। अब क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट वो जो ड्यू हुआ, तो यहां पे ये मत कहना कि हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसा ना कहना। क्यों सर, ये मेथड में तो कहते हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अरे नहीं बाबा, यहाँ पे पहले ही आप टोटल इंटरेस्ट के अमाउंट से हायर परचेजर को डेबिट कर चुके हो, तो यहां पर एंट्री पास होगी आपकी, यहाँ पे हायर परचेजर को डेबिट नहीं करेंगे, आपने जो इंटरेस्ट सस्पेंस को यहाँ क्रेडिट करे, अब वो जब जब हर साल इंटरेस्ट ड्यू होगा, हम उसको डेबिट करते जाएंगे, और जब सारी इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो जाएंगी, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या, इनकम है, तो यहाँ क्रेडिट किया था ऊपर, यहाँ पे डेबिट किया, और यहाँ पे पूरे अमाउंट से क्रेडिट किया, या उस साल के इंटरेस्ट अमाउंट से डेबिट किया। हर साल के इंटरेस्ट अमाउंट से डेबिट करेंगे, तो जब वो इंस्टॉलमेंट साली रिसीव्ड हो जाएंगी, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं रहेगा। फिर वो कहता है आपसे यहाँ पे फोर्थ, आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, हम खुश हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा है, किसने दिया, परचेजर ने, टू हायर परचेजर अकाउंट। इंटरेस्ट का बैलेंस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहां पे पीएनएल को क्रेडिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करे, लेकिन डेबिट किसको करे, इंटरेस्ट अकाउंट से ट्रांसफर पीएनएल में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह वो सेल्स का भी बैलेंस ट्रेडिंग में जाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये अपनी अकाउंटिंग कौन करेगा, ये वेंडर अपनी बुक्स में इस तरीके से दो मेथड में इसकी एंट्रीज पास करेगा। अब आप प्रेजेंटेशन समझ लेना, ये कौन है भाई, एक सेकेंड, ये आप एक सेकेंड, द डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज, ये परचेजर, ये पहले परचेजर के बारे में बात करते, फिर अपन वेंडर जाते। तो वेंडर अपने एसेट साइड में बताएगा, क्या बताएगा भाई, एसेट साइड में अपनी फिक्स एसेट बताएगा, ये बताया उसने, क्योंकि एक सेकेंड, पहले परचेजर के बारे में, यस, उसने अपने आप में एसेट साइड में फिक्स एसेट बताया, और लाइबिलिटी साइड में क्या बताएगा, जो उसको वेंडर को अमाउंट पे करना है। लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड अगर फॉलो कर रहा है, तो इंटरेस्ट का जो बैलेंस रहेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस का जो बैलेंस रहेगा, उसमें से माइनस करेगा और नेट अमाउंट को बाहर शो करेगा। लेकिन उस यहां पर अगर अपन बात करें किसकी, वेंडर की बात करें, तो ये एसेट साइड में यहाँ पे उसका क्या रहेगा, जो उसको कलेक्ट करना, हायर परचेजर जो ना, हायर परचेज डेटर या हायर परचेजर बोलो,
उससे कलेक्ट करना है और वो इंटरेस्ट सस्पेंस को बैलेंस इसमें से माइनस करेगा। ये लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये कोई गुड, इसको किसी को पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं जिसकी लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होगा। सर इसके तो दोनों हुआ, अरे उसके लिए एसेट लायबिलिटी थी, फिक्स एसेट उसके लिए एसेट थी, पेमेंट जो करना है वेंडर को लायबिलिटी थी। सर इसकी लायबिलिटी नहीं, अरे इसकी लायबिलिटी नहीं, इसके लिए तो वो इनकम थी, वो गुड्स बेचा, उसने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसको, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज हमारे परचेज और वेंडर इस तरीके से अपनी बुक्स में करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपसे डिस्कस है वो है रिलेटेड टू डिस्कस करा वो है रिलेटेड टू रीपोजीशन। अब रीपोजीशन का कंसेप्ट क्या, उसको बहुत अच्छे समझना मेरी बात को, और फिर इसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे रीपोजीशन क्या चीज होती है, मैं हूं सपोज वेंडर और आप हो परचेजर। मैंने कहा कि मैंने आपको ये दो कार सेल किया, तो मैं वेंडर हूं, ये 2 कार आपके पास है, आप परचेजर हो। अब परचेजर को मैंने बोला पेमेंट करो, तो कंसीडरेशन आप पे करेंगे। अब वो जो कंसीडरेशन पे करेंगे, वो कंसीडरेशन में कुछ कैसे पे करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे, कुछ कैसी पेमेंट करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे, और कुछ कैसी पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट करेंगे। तो ये तो हमको पता है सर, कंसीडरेशन कुछ डाउन पेमेंट हो रही, कुछ इंस्टॉलमेंट। तो 2 तरह के पोजीशन होते हैं, एक होता है फुल रिपोजिशन और एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। तो पहले फुल रिपोजिशन क्या उसको हम समझते, फिर पार्शियल रिपोजिशन भी डिस्कस करते। तो फुल रिपोजिशन क्या आपका यहाँ पे फुल रिपोजिशन, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। फुल रिपोजिशन की अगर मैं बात करूं ध्यान से, मैंने कहा फुल रिपोजिशन का मतलब होता है कि पहले फुल रिपोजिशन टर्म क्या उसको पता होगा आपको, क्या चीज होती है बच्चों, कि मैंने आपको 2 कार बेचा, आपने मेरे को कोई इंस्टॉलमेंट पे अगर नहीं कर पाए तो मैंने पूरे के पूरे गुड्स को रिपोजिट करा। 2 कार दिया था आपको, दोनों की दोनों कार आपसे वापस ले लिया, दैट इज फुल रिपोजिशन। पार्शियल मतलब पूरे की पूरी एसेट नहीं लिया, 2 कार बेचे तो एक लिया, एक आपके पास है, दैट इज पार्शियल रिपोजिशन। तो रिपोजिशन जब आप डिफॉल्ट करते हैं हायर परचेज के केस में, तो वेंडर के पास से राइट्स रहता है कि उसको रिपोजिट कर लो, तब समझते उसके कंसेप्ट, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे कर रहा है। सो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले फुल रिपोजिशन की बात करते हैं। सो मैंने आपसे कहा कि डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूं, डाउन पेमेंट अगर मैं कहूं तो डाउन पेमेंट उसने क्या परचेजर ने पे किया, हाँ सर परचेजर ने पे किया, वेरी गुड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, हाँ सर पे किया, वेरी गुड। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात है, एग्जांपल वो सेकंड में भी डिफॉल्ट कर सकता था, फर्स्ट में भी कर सकता था, थर्ड में। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सेकंड में लिया। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हुआ यहाँ पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने फेल किया, फेल हुआ, क्या हुआ, सेकंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया। तो मैं तो वेंडर था भाई, मैं आया परचेजर के बाद, एग्जांपल मैं आया आपके पास, अरे मैंने क्या किए, आपने डाउन पेमेंट करे, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे, लेकिन जब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी है तो आप पे नहीं कर पाए। मैं आपके पास आया, मैं बहुत नाराज था, आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करे, मैं बहुत नाराज था, और मैंने दोनों की दोनों कार वो रीपोजेस करा, दोनों की दोनों कार आपसे मैंने ले लिया। तो रीपोजेशन जो मैंने यहां पे करा, यहां पे फुल रीपोजेशन। अब आप खुद सोचो कि आपके यहां पर अगर परचेजर की बुक्स में पहले बात करते, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप आपकी बुक्स में बात करें, परचेजर, तो आपकी बुक में एक एसेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है और एक वेंडर हो रहा है। अब मैं वेंडर, मैं आया आपके पास से एसेट लिया और चले गया, तो आप मेरे को बताइए कि आपकी बुक्स में अगर अपन यहां पे बात करें बच्चों, तो यहां पर तो आपकी बुक्स में वेंडर अकाउंट जो था वो तो क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेंडर को आपने डिफॉल्ट की पे करने, लेकिन वो वेंडर तो दोनों की दोनों गाड़ी लेकर चले गया, फुल रिपोजिशन कर दिया ना भाई वो वेंडर ने। तो अब वेंडर ने अगर दोनों की दोनों गाड़ी ले लिया, फुल रिपोजिशन अगर उसने कर लिया, तो आपको क्या वेंडर को कुछ पे करना है क्या? नहीं। तो यहां पे आपने एंट्री पास हुई वेंडर अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास हुई बच्चों? वेंडर अकाउंट डेबिट। ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से, ये एंट्री मैंने पास की, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, क्योंकि वेंडर ने एसेट ले गया, वेंडर इज रिसीवर, सो वेंडर अकाउंट डेबिट क्या ले गया? एसेट टू एसेट अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट क्लोज हो गया। भाई तुमने लेकर चले गए, क्वेश्चन में बोला नहीं किस वैल्यू पे लेके गए, उसने बोला लेके गया, खत्म वेंडर से हिसाब किताब, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन मैं एसेट अकाउंट में जब आता हूं, वो एसेट अकाउंट में बैलेंस आएगा, तो एसेट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट और लॉस, मोस्ट प्रोबेबली वो लॉस ही रहेगा। तो लॉस आप कहां ट्रांसफर करोगे, क्योंकि एसेट रही नहीं ना। डोंट टेल मी कि अब एसेट में मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख सकते क्योंकि वो एसेट अब रही नहीं, वो एसेट चले गई। तो डोंट राइट इन बैलेंस कैरिड डाउन, वो है ही नहीं वो एसेट, वो तो चले गई, फुल रिपोजिशन हुआ। तो अब वो जो भी बैलेंस आपका वेंडर अकाउंट, जो भी बैलेंस आपका एसेट अकाउंट में जो आ रहा है, दैट विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सो एंट्री विल बी लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, द बैलेंस ऑफ लॉस ऑन रिपोजिशन विल गो टू पीएनएल अकाउंट ओनली। तो यहां पर जो भी बैलेंस आपका आता है एसेट अकाउंट में, उसका आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे? लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट, दैट विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो फुल रिपोजिशन बड़ा सिंपल होता है, फुल रिपोजिशन बड़ा सिंपल होता है। लेकिन पार्शियल रिपोजिशन वाला केस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज है, और हम क्वेश्चन देखें, वो पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको पॉइंट वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पार्शियल रिपोजिशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। क्या कॉम्प्लिकेशन आता है? अब आपको मैंने 2 कार बेचा, आपने सपोज फर्स्ट डाउन पेमेंट करे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे, अच्छा ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का सवाल ही नहीं उठता। क्यों?
क्योंकि फुल रिपोजिशन हो गया ना, यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे ये फुल रिपोजिशन हो गया हिसाब किताब, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का एप्लीकेबल ही नहीं। अब शुरू करते पार्शियल रिपोजिशन। अब पार्शियल रिपोजिशन में क्या हुआ कि भाई मैंने, आपने बोला आपने डाउन पेमेंट दिए, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी आई आपने डिफॉल्ट करे, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी आपने डिफॉल्ट करे, नहीं पे करे, मैं आया नाराज होकर आपके पास, मैंने कहा यार आपने तो डिफॉल्ट कर दी, चलो लाओ 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 रिपोजेस करूंगा, ओनरशिप तो मेरे पास ही, मैं वेंडर हूं, ओनरशिप तो मेरे पास ही, तो मैंने आपसे क्या करो, दो गाड़ी में से एक ही कार रिपोजेस किया, एक ही कार रिपोजेस किया। अब पहली चीज समझ, यहां पे एक ही कार रिपोजेस किया, हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ भाई, जो सेटलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर उसके बदले में एक कार लिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कुछ और हो सकती है, और जो एक कार आपसे लेकर आया उसकी वैल्यू कोई और हो सकती है। इस चीज को समझना, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहां पे एग्जाम्पल समझा रहे, ये सपोज ये कार है, एग्जाम्पल ये कार है, दो कार में से मैंने ये एक कार आपसे लेकर आया, मैं कहता हूं इसकी वैल्यू, इस कार की वैल्यू मेरे लिए, मैं आप परचेजर हो, तो आप कहते हैं कि सर 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 आपने इसको डेप्रिशिएट, इस कार को आपने डेप्रिशिएट करे 20% पे, तो आपने 20% से डेप्रिशिएट कर, तो जिस तारीख को मैं रीपर्चेस कर रहा हूं इस कार को, आपके हिसाब से वैल्यू वो होंगी जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन दोनों एक कार की बात चल रही, तो इसको आपने डेप्रिशिएट करे 20% से, तो जो लिए थे उसकी वैल्यू लेंगे कैश प्राइस की, 2-3 साल जितने साल भी आपके पास थी उसको डेप्रिशिएट करेंगे जो आपने रेट लगाया, तो जिस तारीख को मैं रिपर्चेस करूं आपके हिसाब से उसकी क्या वैल्यू, उसे कहते हैं बुक वैल्यू, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं बुक वैल्यू, तो उसे कहते हैं बुक वैल्यू, जो आपके हिसाब से क्या वैल्यू थी आपके हिसाब से। लेकिन जब मैं लेने लगा इस कार को, रिपर्चेस करेगा, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये कार आपके हिसाब से आपने डेप्रिशिएट 20% से करे, मैं नहीं मानता, क्या हालत खराब कर दिया आपने कार की, मेरे हिसाब से इसको डेप्रिशिएट होना चाहिए था 30% से, तो मैंने कहा मैं इसको की वैल्यू जो आज की है मैं नहीं मानूंगा आपकी बुक वैल्यू, आपने डेप्रिशिएट 20% से करे, मेरे हिसाब से डेप्रिशिएट 30% सुना, मैं आपकी वैल्यू को नहीं मानता, तो मैंने कहा मैं 30% से डेप्रिशिएट करके जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं अग्रीड वैल्यू। तो एक बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू मैं डेप्रिशिएट एग्जांपल 20% से किए, मैं उसको 30% से करूं, तो डेप्रिशिएट जब मैं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से करूं तो एग्रीड वैल्यू बुक वैल्यू से ऑब्वियसली कम रहेंगी, तो जो वैल्यू कम आएंगी दैट इज लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस ऑन रिपोजिशन, ठीक है, लॉस ऑन रिपोजिशन, तो लॉस ऑन रिपोजिशन की एंट्री पास करना पड़ेगा, तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा पार्शियल रिपोजिशन में कि जिस तारीख को रिपोजिशन हुआ बुक वैल्यू कितनी और अग्रीड वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू माइनस अग्रीड वैल्यू विल बी द लॉस ऑन रिपोजिशन। यहां पे इसकी एंट्री क्या पास होगी, मैं किसके, परचेजर, आपकी बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, आप बोलेंगे आपके पास वेंडर को आपने दिए, तो ये वेंडर अकाउंट को आप डेबिट करते, ये अग्रीड वैल्यू से करते, ठीक है, लॉस ऑन रिपोजिशन, जो लॉस हो उस अकाउंट को यहां पे डेबिट करते, टू आपके पास से एसेट चलेगी, वो एसेट को किस वैल्यू पे लिखते, बुक वैल्यू से क्रेडिट करते, तो आपने एंट्री पास की वेंडर अकाउंट डेबिट, जो अग्रीड वैल्यू वो ऑब्वियसली वो अग्रीड बुक वैल्यू से कम होती, क्योंकि वेंडर हमेशा बोलता है कि डेप्रिसिएट ज्यादा करो उसको, ठीक है, लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट करेंगे टू एसेट, लेकिन ये एंट्री के लिए वर्किंग करना पड़ेगा कि जिस तारीख को रिपोजिशन उस दिन अग्रीड वैल्यू क्या थी, उस वक्त बुक वैल्यू क्या थी और लॉस कितना, वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमेशा पार्शियल रिपोजिशन के केस में, इस चीज का आपने ख्याल रखना। सो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते कि भाई किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगे, और ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट, आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कई बार पूछती है, बहुत बार इंस्टीट्यूट इसको एग्जामिनेशन क्वेश्चन इस तरह की पूछती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, अकाउंट से ईजी सब्जेक्ट आज तक नहीं बना, इतना आसान सब्जेक्ट है। अब ध्यान से बात आप मेरी सुनोगे, लकी बॉट 2 ट्रैक्टर फ्रॉम हैप्पी ऑन 1 अक्टूबर 2011 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो यहां पे लकी ने 2 ट्रैक्टर खरीदा हैप्पी से, तो लकी परचेजर हो, हैप्पी कौन हो, वेंडर। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट दी है बच्चों कितनी, 5 लाख रुपए, पहली इंस्टॉलमेंट पे करे 2,65,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,45,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,75,000, तो यहाँ पे डाउन पेमेंट और सारी की सारी इंस्टॉलमेंट दे दी, तो भाई ये तो हायर परचेज प्राइस हो जाएगा ना, तो मैंने कहा 5 लाख प्लस 265 प्लस 245 प्लस 275, ये आ रहा है मेरे 12,85,000, यस 12,85,000, तो ये हायर परचेज प्राइस निकल गई ना 12,85,000, क्योंकि मुझे डाउन पेमेंट और सारी की सारी इंस्टॉलमेंट दिया, तो ये हायर परचेज प्राइस यहाँ पे निकल गई। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, बोला कौन सी कैटेगरी, जो आपको बताया था पहले, ये देखना क्वेश्चन में कौन सी कैटेगरी, ये वो कैटेगरी के जिसमें मुझे ये नहीं पता कैश प्राइस नहीं दिया,
तो जब भी कैश प्राइस नहीं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग को रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है। तो इसमें हम लोग को रिवर्स कैलकुलेशन, ये पैरा मैं पढ़ता हूं, ये पैरा मैं पढ़ूंगा सारा, ये मैं सारी चीज पढ़, लेकिन इसके पहले सबसे पहले टेबल मेरा रिवर्स कैलकुलेशन करके कैश प्राइस निकालो। क्यों रिवर्स कैलकुलेशन? क्योंकि क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं है तो हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन से निकालते। अब ध्यान से यहाँ पे पहले वो देखो, ये मैं इसको डिस्कस कर रहा था टेबल और फिर मैं उस पर जाता हूं, डोंट वरी। तो मैंने कहा थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करे बाद बैलेंस कितना रहेगा, 0। आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी पे करे, देखो स्क्रीन पे यहाँ पे 2,75,000, तो इंस्टॉलमेंट 2,75,000। अब आपका 2,75,000 पे करे बाद 0 हुआ तो उसके पहले कितना था, 275 होगा। अब ये 275 जो है टोटल, दैट इज ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट। तो ये ओपनिंग 100 है तो इंटरेस्ट अगर 10% क्वेश्चन में इंटरेस्ट आपको 10% दिए तो 110 है। तो 2,75,000 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 25,000। 2,75,000 में 25 इंटरेस्ट है तो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 2,50,000। सो सेकेंड ईयर की ओपनिंग आपका, ये फर्स्ट ईयर का, सॉरी थर्ड ईयर का ओपनिंग, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग 2,50,000। सेकेंड ईयर में जो आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो 2,45,000। सो ये 2,45,000, तो आपका 2,45,000 जो था आपका पे करे बाद बैलेंस 250 आया, तो 250 प्लस 245 इंस्टॉलमेंट पे करे आपका होगा पहले 495। अभी टोटल है दैट इज ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट, तो 495 110 है तो 10 कितना वो आ रहा है आपका 45,000। तो 495 में 45,000 अगर इंटरेस्ट है तो उसके पहले कितना होगा 4,50,000। तो फर्स्ट ईयर का आपका, ये सेकंड ईयर का ओपनिंग 450 तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग 450। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे 2,65,000, सो ये 2,65,000 इंस्टॉलमेंट पे 2,65,000 पे करे बाद 4,50,000 बैलेंस था, तो उसके पहले पे कितना होगा, पे करे पहले 450 प्लस 2,65,000 वो आपका 7,15,000। ये जो 7,15,000 है बच्चों, ये 110 है क्योंकि ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल, तो 110 है। तो आपका अगर 7,15,000 अगर 110 है तो 10 कितना यार आपका 65,000। 7,15,000 में 65,000 क्या है, इंटरेस्ट है, तो यहां पर कितना हो ओपनिंग 650। तो ये मत बोलना सर ये इंस्टॉलमेंट या ये 6,50,000 इस कैश प्राइस, नहीं, आपने डाउन पेमेंट भी करो, वो डाउन पेमेंट भी कैश प्राइस का हिस्सा होता है। तो ये 6,50,000 यहाँ पे है, डाउन पेमेंट क्वेश्चन में 5 लाख बोला तो उसके पहले 11,50,000 था। अभी 11,50,000 पे इंटरेस्ट मत कैलकुलेट करना, क्यों, क्योंकि डाउन पेमेंट के दिन की बात चल रही है तो पहला ही दिन उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आपका कैश प्राइस आ गया 11,50,000, तो आप इंटरेस्ट की टोटल करोगे इट इज कमिंग 1,35,000, कैश प्राइस 11,50,000, तो 11,50,000 प्लस 1,35,000 दैट्स कम 12,85,000, तो आपका हायर परचेज है 12,85,000। तो इस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन करना होता है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करो, कैलकुलेटर हाथ में लो और यहां से शुरू हो जाओ, कैलकुलेटर 1 मिनट हाथ में, यहां से शुरू हो जाओ, एंड से, यहां से जो अपन ये कैलकुलेट करें ना, ये 11,50,000 ये स्टार्टिंग पॉइंट अपन रिवर्स करें, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग जो कैश पे 11,50,000, तो 11,50,000 कैलसी में टाइप करो, अरे करो 11,50,000, उसमें से आपने डाउन पेमेंट कितनी पे करे 5 लाख, तो माइनस करो 5 लाख, 6,50,000 है, इसके ऊपर 10% फिर आपका क्या रहेगा इंटरेस्ट, तो प्लस 10%, फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे 7,15,000, माइनस करो 7,15,000, एक सेकेंड, नहीं, आपने फर्स्ट 2,65,000 इंस्टॉलमेंट पे करे, एक मिनट, 11,50,000 कैश प्राइस, डाउन पेमेंट 5 लाख, 6,50,000 था, पहले साल आउटस्टैंडिंग 6,50,000 था, उसका प्लस 10% तो आया 7,15,000। आपने पहली इंस्टॉलमेंट ये आपकी 2,65,000, तो इसमें से माइनस करो 2,65,000 पहली इंस्टॉलमेंट पे करे, सेकंड ईयर आउटस्टैंडिंग ला 4,50,000, इस पे 10% इंटरेस्ट, तो प्लस 10% वो आया 4,95,000। आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पे करे 2,45,000, तो माइनस 2,45,000, तो बैलेंस आ रहा है 2,50,000। फिर आपका थर्ड ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा 2,50,000, उसका 10% प्लस 10% आया 2,75,000, माइनस आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करे 270 माइनस 2,75,000 जीरो, इस तरीके से। मगर रिवर्स क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि कैश प्राइस पता नहीं था। अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे कहता है वो ओके, यहाँ पे कहता है लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। अब लकी जो था परचेजर, वो डेप्रिसिएशन क्या रेट से कर रहा है 20% से। तो ऑन 30 सितंबर 2014, ठीक है, लकी फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो लकी भैया ने पहली इंस्टॉलमेंट दी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है, तीसरी इंस्टॉलमेंट में क्या हो गया, वो फेल हो गए पे करने के लिए। तो फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच हैप्पी रिपर्चेस 1 ट्रैक्टर, हैप्पी नाराज हो गया, वेंडर आया और वेंडर ने कितना करे 2 ट्रक में से 1 ट्रक ही, मतलब ये पार्शियल रिपोजिशन है। हैप्पी अग्री टू लीव 1 ट्रैक्टर विद द लकी एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू
द ट्रैक्टर टेकन ओवर वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिटर्न डाउन बेसिस द बैलेंस अमाउंट। अच्छा, इसको मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, ये जो हाईलाइट किया उसको बाद में बात करेंगे, अभी पहले सुन। अब मैं तो भैया मैंने कहा मैं परचेजर था, लकी था मैं, तो मैं तो बराबर 20% से डेप्रिशिएट करता। वो रीपर्चेस कर गया, हैप्पी लेकर गया। अब हैप्पी जब रीपर्चेस किया और हैप्पी जब लेकर गया, तो हैप्पी ने क्या करा वहां पे, हैप्पी ने 30% हैप्पी नहीं माना, मैं बुक वैल्यू 20% के साथ में। हैप्पी बोले नो 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 नो, हैप्पी बोले कि हम तो 30% से डेप्रिशिएट करेंगे, तो अग्रीड वैल्यू कोई और है, वो कोई और कीमत पे लेकर गया। तो अग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू को जो डिफरेंस, दैट इज लॉस ऑन रीपोजिशन। तो वी हैव टू मेक अ वर्किंग नोट और कि अग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू और लॉस ऑन रीपोजिशन क्या कितना है। ओके, सो उस पे अपन कैलकुलेट करेंगे थर्ड पे, वो मैं वर्किंग नोट पे आता हूं। अब ये टेबल से अपने को जो क्वेश्चन है बोला क्या है कि कैलकुलेट कैश प्राइस, वो तो हमने कर भी ली सर, ये तो कर भी लिया हमने। फिर कहते हैं कि प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट, हैप्पी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी। तो लकी परचेजर की बुक्स में अपने को बनाना है एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट। तो ये एसेट अकाउंट हमारा ट्रैक्टर और ये वेंडर अकाउंट हो गया हमारा हैप्पी। तो एक एक करके अपन करते हैं। अब यहाँ पे पहले वो जो ट्रैक्टर खरीदे उसकी कैश प्राइस कितनी थी, 11,50,000। सो एंट्री पास ट्रैक्टर अकाउंट एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, 11,50,000 वेंडर को यहाँ पे क्रेडिट करी 11,50,000। तो पहले ना मैं आपसे एसेट अकाउंट डिस्कस कर लेता हूँ, उसमें डेप्रिसिएशन ही लगेगा, बस थर्ड ईयर में थोड़ा सा रहेगा, बताता हूँ। तो हमने एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अब पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 20% से, तो वो 20% डिमिशिंग बैलेंस बोला, ठीक है। तो यहाँ पे 11,50,000 का 20% वो आ गया आपका 2,30,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस आया 9,20,000। फिर सेकंड ईयर 9,20,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इसका 9,20,000 का फिर 20% डेप्रिसिएशन 1,84,000, फिर डेप्रिसिएशन 1,84,000। तो 9,20,000 में से 1,84,000 डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये बैलेंस बचा 7,36,000। थर्ड ईयर में फिर 7,36,000 ओपनिंग बैलेंस। भाई हमने डिफॉल्ट किए थर्ड ईयर में, मगर एसेट गई दो में से एक ट्रैक्टर गया, मगर साल भर तो दोनों ट्रैक्टर यूज करे ना। हाँ हाँ, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 7,36,000 पे पूरे साल का ही लगेगा 20%, दैट्स का 1,47,200। अब ये क्या कहानी, इस पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ रीपोजिशन की। अब मैं वेंडर अकाउंट में आया, मैंने ट्रैक्टर खरीदा, एंट्री पास ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 11,50,000। अब डाउन पेमेंट करे आपने पहले उसी तारीख को, तो डाउन पेमेंट की वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वो 5 लाख रुपए दिया है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की अपन वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको टेबल जो आपने बनाए उसमें पहले साल का आपका इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट का अमाउंट बराबर लेना है। इंटरेस्ट आपका ये तो डाउन पेमेंट करे, पहला इंटरेस्ट आपका है 65, ये अमाउंट बराबर लेना क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है। 65 ये इसको ख्याल रखना, ये आपका है, एक सेकेंड, ये 65 इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट 265, इसको ख्याल रखना, फिर ऊपर वाली आएंगे। तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये 65,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे 265 की, सो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 265, बैलेंस आया 4,50,000, ये नेक्स्ट ईयर का 4,50,000। फिर सेकेंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट थी आपकी, उसका अमाउंट जो था आपका सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 45,000 और 2,45,000, इंटरेस्ट 45 था और इंस्टॉलमेंट 245। तो इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को आपने क्रेडिट करे 45,000 से। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करे आपने 245 की, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैलेंस आ गया 2,50,000। ये थर्ड ईयर में 2,50,000 है। थर्ड ईयर डिफॉल्ट करे, लेकिन पूरे साल भाई वो आउटस्टैंडिंग तो अमाउंट 250 रहता है, उस पे इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका 25,000 और इंस्टॉलमेंट ही 275। तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू तो होगा क्योंकि आपने पूरे साल आउटस्टैंडिंग जो 2,50,000 था, तो एंट्री पास करे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट 25। लेकिन अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर देता तो वो 275 की इंस्टॉलमेंट पे करता, तो मैं एंट्री पास करता वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, लेकिन मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। तो वर्किंग नोट पे आएंगे, पार्शियल रिपोजिशन बड़ा सिंपल है। आपके दो ट्रैक्टर 11,50,000 के थे, तो एक ट्रैक्टर वो 5,75,000, सिंपल है, 11,50,000 डिवाइड बाय 2, तो एक ट्रैक्टर वो 5,75,000 का। पहले साल डेप्रिसिएशन हुआ 1,15,000 उसका 20% के हिसाब से। फिर सेकेंड ईयर में हमारा बैलेंस ला 4,60,000, फिर उस पर 20% डेप्रिसिएशन 92, बैलेंस आया 3,68,000। तीसरे साल फिर 20%, भाई यूज तो पूरे साल करें, साल के एंड में डिफॉल्ट करे, फिर रीपर्चेस हुआ, तो थर्ड ईयर फिर 20% से डेप्रिसिएशन 73,600। तो ये आ गई आपकी बुक वैल्यू। बुक में हमारी वैल्यू 294,400। वेंडर आया, वेंडर अपना नाराज है, वेंडर बोले नहीं ऐसा नहीं चलता, वेंडर बोले मैं तो 30% से डेप्रिशिएट करूंगा, मतलब ले भाई अग्रीड वैल्यू। तो ये आपका एक ट्रैक्टर की कीमत 5,75,000,
इसका 30% 170 to 500, तो ये वैल्यू आई। उस पर फिर सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन 30% 12750, फिर ये आपकी ओपनिंग 281 750। थर्ड ईयर में डिफॉल्ट करे लेकिन यूज तो पूरा साल करे, डेप्रिसिएशन पूरे साल का 30% 84 525। तो ये 197 225 जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू बच्चों, वो है आपकी अग्रीड वैल्यू। सो ये अग्रीड वैल्यू है आपकी, ये अग्रीड वैल्यू है और ये आपकी बुक वैल्यू है। तो मैंने कहा जो डिफरेंस है, बुक में इतना लिखा है 294 400 की चीज को वो वेंडर लेकर चले गया 197 225 में कम कीमत पे, तो ये आपका लॉस ऑन रिपोजिशन। सो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट 294 400, लॉस ऑन रिपोजिशन अकाउंट डेबिट 97 1। एक सेकेंड, वेंडर अकाउंट इस पे होगा अग्रीड वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू आपकी ये है 197 225। सो वेंडर अकाउंट डेबिट ये अग्रीड वैल्यू पे होता है, ये आपका लॉस। और आपका यहां पे 2 हमारे पास से एसेट चलेगी जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर अकाउंट, ये आपकी बुक वैल्यू पे 2,94,400, ये बुक वैल्यू पे ये एंट्री पास होती है। लेकिन एंट्री के लिए अपने को वर्किंग नोट बनाना होता है। तो अपने वेंडर अकाउंट में गए, वेंडर अकाउंट में देखो 197 225 से डेबिट करें। लॉस ऑन रिपोजिशन वो अपने अकाउंट बनाना नहीं, उसको अपन डेबिट करें। 2 क्या होगा, 2 आपका 2 एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट में आपने देखो यहाँ पे ये 197 225 से करे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस ऑन रिपोजिशन है वो आपका लॉस ऑन रिपोजिशन यहाँ पे लेके 97 175। क्योंकि ट्रैक्टर अकाउंट को आप, ट्रैक्टर अकाउंट किसके अगेंस्ट में, वो लॉस और वो वेंडर अकाउंट के, तो ये वेंडर अकाउंट हैप्पी और प्रॉफिट, और ये आप लॉस ऑन रिपोजिशन भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस है 294 400, ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बता दी। सर ये अरे कैसे आया रिपोजिशन, वो बैलेंस कैसे, अरे फुल रिपोजिशन नहीं पार्शियल रिपोजिशन। तो जब ये पार्शियल रिपोजिशन, तो क्या पूरी की पूरी एसेट रिपोजिस करा, क्या नहीं, पूरी एसेट रिपोजिस नहीं कर, तो एक ट्रैक्टर रखा उसको रहने दो वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद वेंडर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, इतना बचा हुआ है अभी भी, अगर वो इंस्टॉलमेंट थर्ड पे कर देता क्लोज होता, तो फिर यहाँ पे अगले पीरियड में ही आ गया। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन में बोला जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा, वो कहता है कि द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर्स अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट कर ली रिपोजिशन से, उसके बाद भी अगर उसमें कोई बैलेंस बचता तो उसको 3 महीने बाद पे करना है 18% के इंटरेस्ट के साथ। ये 18% के आगे था क्वेश्चन में 10% दिया था, वो क्वेश्चन में जो 10% दिया वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर था, वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट था। ये जो 18% है ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये क्या हुआ, जो आपने और डिले कर दिए 3 महीने, वो 3 महीने पे 18% इंटरेस्ट लगा रहा है, क्योंकि ये बैलेंस आपने अभी पे नहीं करे ना, तो ये 3 महीने बाद पे करो, ऐसा क्वेश्चन में क्या, इस पे कितने परसेंट क्या, तो 18%, कितने परसेंट क्या, तो 18%। तो यहां पे आपका ये जो 77,775 पे 18%, 3 महीने बाद, 3 महीने का, तो इंटरेस्ट टू वेंडर 3,500 और 3 महीने बाद पेमेंट कर दी 81,275 बैलेंस आया, उसको पे करें। तो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कई बार इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन में पूछे हैं। अब एक आपको क्वेश्चन हम लोग करते कि वेंडर अपनी बुक्स में क्या करेगा, रिपोजिशन का मैं आपको यहाँ पे लेते ध्यान से। यहां पे वो कहता है ऑन 1st of April 2012 Mrs. Power Motors sold on hire purchase basis a truck whose cash price was rupees 9 lakh to Mrs. Singh and Singh, a firm of transporter। तो भाई यहां पर पावर मोटर ने, वेंडर पावर मोटर था, उसने ट्रक बेचा जिसकी कैश प्राइस कितनी थी, 9 लाख रुपए। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर दैट द ट्रांसपोर्टर वेयर टू पे रुपीज 3 लाख डाउन, मतलब 9 लाख रुपए उसकी कैश प्राइस थी, 9 लाख रुपए में उसको कहा गया कि 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करो, और जो बचे 6 लाख रुपए उसके बारे में कहते 4 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 4 मंथली इंस्टॉलमेंट, हर 4 महीने में एक इंस्टॉलमेंट, तो 12 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट, 2 साल में 6 इंस्टॉलमेंट, तो 2 साल में उसको बोले कि भाई बचे हुए 6 लाख रुपए पे करो ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब ये 6 है ना, तो ये 1-1 लाख रुपए, ऐसे 1 लाख, ये 1-1 लाख 1-1 लाख की 6 इंस्टॉलमेंट तरीके से 6 लाख, लेकिन ये कैश प्राइस है, ये कौन सा प्राइस है, कैश प्राइस है। तो इसमें कहते हैं प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, जो भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा वो इंटरेस्ट भी उसमें पे करना रहेगा। मतलब ये 9 लाख रुपए कैश प्राइस थी, 3 लाख रुपए उसको पे करा उसने, उसमें से डाउन पेमेंट 3 लाख, 6 लाख बचे, और 6 लाख में 1 0 नहीं, ठीक है 6 लाख है, 6 लाख को 1-1 लाख को 4-4 महीने में 6 इंस्टॉलमेंट में खत्म करना है। उसके बाद जो भी अमाउंट पहले इंस्टॉलमेंट में 6 लाख आउटस्टैंडिंग रहेगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे तो 5 लाख आउटस्टैंडिंग रहेगा, तीसरी में 4 लाख, इस तरीके से आउटस्टैंडिंग, क्योंकि 1-1 लाख वो प्रिंसिपल अमाउंट वहां से जाते जाएगा। फिर आगे कहते हैं हमसे द इंस्टॉलमेंट वेयर पेबल ऑन 31st July, 30 June, 30 and 31st March in each of one of the 2 अकाउंटिंग ईयर। 2 अकाउंटिंग ईयर में आपको क्या करना है, वहां पे आपको
चार महीने में, वो 1 अप्रैल को शुरू हुआ तो 31 जुलाई, ठीक है, 30 नवंबर और 31 मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यस। इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड 12% पर एनम। मिसेस सिंह एंड सिंह ड्यूली पेड द इंस्टॉलमेंट 31 ऑफ जुलाई 2012, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट पे करा, बट फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन 13 नवंबर को दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आई तो वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। सो यहाँ पे मिसेस पावर मोटर्स आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज, अब ये मैं बाद में इसके बारे में बात करता हूँ, उसने बहुत डार्क हो गए, एक सेकेंड, अरे आजा भाई, ओके। रीपर्चेज द ट्रक वैल्यूइंग ₹7 लाख, मिसेस 80,000 उसने खर्चा किया, रीपेंटिंग करा, फिर रीसेल करा। इस पे मैं आता हूँ जो हाईलाइट किया, लेकिन पहले यहाँ पे समझो। उसने हमसे कहा कि प्रिपेयर अकाउंट ऑफ मिसेस सिंह एंड सिंह एंड गुड्स रीपर्चेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पावर मोटर। पावर मोटर यहाँ पे वेंडर है, तो ये देखो यहाँ पे 2 अकाउंट है, ध्यान से आप समझो। तो ये इन द बुक्स ऑफ मिसेस पावर मोटर, वो वेंडर है तो वेंडर की बुक में उसने पूछा परचेजर का अकाउंट सिंह एंड सिंह और गुड्स रीपर्चेज। व्हाट इज गुड्स रीपर्चेज अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। तो पहले यहां समझो। तो भाई वेंडर की बुक्स में अपन को अकाउंटिंग कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो उसने सबसे पहले गुड्स, वो यहाँ पे परचेजर का अकाउंट उसने अपने से यहाँ पे पूछा, तो क्या एंट्री पास होगी, सेल हुआ, अपने लिए गुड्स दी, तो आप एंट्री पास करें डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स यहाँ पे मेसेज सिंह एंड सिंह, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेसेज सिंह एंड सिंह को 9 लाख रुपीज में बेचा, तो ये सिंह एंड सिंह अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। 9 में से 3 लाख दे दिया गया हमको, तो हमने बोले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड सिंह परचेजर, तो टू सिंह एंड सिंह। अब क्या हुआ, 9 में से 3 पे कर दिए, बचे कितने, 6। अब यहाँ पे 4 महीने बाद आएंगी पहली इंस्टॉलमेंट, लेकिन तो 4 महीने का इंटरेस्ट तो लगेगा, कितने पे, 6 लाख पे। 9 में से 3 पे करा, तो हमको उससे लेना है, तो परचेजर अकाउंट डेबिट, वो जो भी इसका नाम है, सिंह एंड सिंह अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो मैंने उसको डेबिट किया। देखो स्क्रीन पे 6 लाख पे 12%, 4 महीने का 24,000 रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया भी, वो 1 लाख रुपया बोला था, 1 लाख रुपए वो टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था इस पीरियड का, 24, 1 + 24 1,24,000, वो दिया भी उसने। तो मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड सिंह इज गिवर, तो उसको क्रेडिट करा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आई, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अगर आप अभी भी चेक करोगे, इट विल कम 5 लाख ओनली, क्योंकि 6 में से 1 लाख पे करा प्रिंसिपल अमाउंट उसने। तो अभी भी अगर जितनी चीज पे टिक करो, अगर अभी बैलेंस निकालोगे तो 5 लाख रुपए आएगा। तो 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था सेकंड इंस्टॉलमेंट के पीरियड में, उतना ड्यू जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पीरियड आने वाला था फर्स्ट पे करे बाद और सेकंड के बीच में 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था। तो 5 लाख पे 12%, 4 महीने का 20,000 रुपए। तो मैंने कहा भाई साहब ये 20,000 रुपए और वो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट का, तो 1,20,000 दे दो। तो उसने डिफॉल्ट कर दिया, उसने क्या करा, डिफॉल्ट करा। तो जो चीज मैंने भी टिक करा इसको समझो, उसको पहले करो, कैलसी में देखो, टाइप करो 9 लाख डेबिट में प्लस 24,000 प्लस 20, जो टिक करो बस उसी को करो। 9,44,000 आ रहा है, माइनस 3 लाख माइनस 1,24,000, तो आपका बैलेंस आ रहा है अभी 5,20,000 आ रहा है ना, जिसपे टिक किया बस इसी को करो। तो 5,20,000 बैलेंस आ रहा है। तो मैंने कहा आज की तारीख में मेरे को मेसर सिंह एंड सिंह से 5,20,000 रुपए लेना। मैं नाराज हो गया और मैंने ट्रक रिपर्चेस करा। अब जब रिपर्चेस करा, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू कितनी करा, मैंने उसका वैल्यू बोला 7 लाख। तो मुझे सपोज आपसे लेना था 5,20,000 और मैंने उसकी वैल्यू करा 7 लाख रुपए। तो ये जो 7 लाख रुपए उसकी वैल्यू करा, मेरे पास वो गुड्स आया। तो आप बोलेंगे सर आपके लिए तो वो गुड्स है, कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, और ये नॉर्मल गुड्स मैंने परचेज नहीं किया तो रीपर्चेज किया। तो मैं परचेज अकाउंट में ना ले जाते हुए एक अकाउंट बनाता और उस अकाउंट का नाम रखता हूं मैं गुड्स रीपर्चेज अकाउंट। तो मैंने एंट्री पास किया, गुड्स रीपर्चेज अकाउंट डेबिट टू मेसर सिंह एंड सिंह 7 लाख, मैं उसका वैल्यू 7 लाख पे किया। लेकिन मेरा अगर ऊपर अकाउंट में 7 लाख के पहले जब मैंने बैलेंस करे वो आ रहा था 5,20,000। 5,20,000 मुझे आपसे लेना था, लेकिन मैंने जो चीज ली उसका वैल्यूएशन किया 7 लाख, तो ये बैलेंस 1,80,000 रुपए का मेरा फायदा हो गया। तो दैट इज अ प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, इट विल ट्रांसफर टू पीएनएल। तो वहां पे बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 तो वहां चलेगा। अब मेरे पास वो ट्रक आ गया। अब ट्रक का वैल्यूएशन, ये ट्रक है, ये ट्रक का ट्रक ही था, क्या था, ट्रक था, जो भी चीज थी क्या था, ट्रक ही था, ठीक है। तो ट्रक आ गया मेरे पास, ये ट्रक का वैल्यूएशन मैंने किया 7 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे हिसाब से 7 लाख का। अब मेरे पास वापस आया, मैंने क्या किया, उसमें कुछ खर्चा किया 80,000 रुपए के, उसको रिपेयर विपेयर कराया, इसकी पेंटिंग वेंटिंग कराया। तो मैं तो, आप बोलेंगे सर रिपेयर्स एंड पेंटिंग अकाउंट डेबिट कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये पता लगाना है कि जो ट्रक का वैल्यूएशन मैंने 7 लाख रुपए किया, जब ये बिकेगा तो इस पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये 7 लाख, इसके जो भी खर्चे वो भी मैं एक ही अकाउंट में जमा करता हूं, गुड्स रीपर्चेस अकाउंट में। तो मैंने एंट्री पास किया, गुड्स रीपर्चेस अकाउंट डेबिट, कितने से किया बच्चों, 80,000 रुपए से। गुड्स रीपर्चेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरे पास से पैसा गया रिपेयर्स में।
तो मैंने यहाँ पे 7 लाख का वैल्यूएशन किया था, इसमें खर्चा 80,000 रुपए किया और क्वेश्चन में मुझसे कहता है कि मैंने 7,50,000 रुपए में बेच दिया। तो मेरे पास से गुड्स चले गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स रीपर्चेस, तो जिसकी वैल्यू 7,80,000 हो रही थी, 7 लाख में लाया था, 80 का खर्चा, 7,80,000 की इसकी वैल्यू हो रही थी, उसको मैंने बेचा 7,50,000 में, तो नुकसान हो गया सेल करते वक्त। तो जिसका वैल्यूएशन 7,80,000 जिसकी वैल्यू थी, उसको मैंने सिर्फ 7,50,000 में बेच दिया, तो 30,000 का ये नुकसान हो गया। दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ रीपर्चेस गुड्स, इट विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ये हमने डिस्कशन किए कि पहले जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस करे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको आ सकते, इंफॉर्मेशन जो देता है वो कैसे होता है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि आपको कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो कैसे कैलकुलेशन करना, कभी कैश प्राइस और आपको हायर परचेज प्राइस और टोटल इंटरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, और जब हायर परचेज प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैश प्राइस नहीं तो रिवर्स कैलकुलेशन किस तरीके से हमको करना है, उस पर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे और एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। उसी इन क्वेश्चन जब आएंगे तो इसी तरीके का रहता है, इसमें से कोई एक सिचुएशन है। फिर दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री के बारे में बात की, परचेजर की बुक्स में कैश प्राइस मेथड में कैसी एंट्री पास होती है, और आप लोगों की इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में। उसी तरह वेंडर की बुक्स में भी दो मेथड है, सेल प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, दोनों में किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री पास होती है। उसके बाद हमने रीपोजिशन डिस्कस करे, पार्शियल रीपोजिशन एंड फुल रीपोजिशन। ओके, तो सारा का सारा डिस्कशन हमारा हायर परचेज चैप्टर का यहाँ पे खत्म होता है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। एग्जामिनेशन आती, मुझे पता है कि बहुत नर्वस फील करता है इंसान, एग्जाम आता है ना, स्ट्रेस होता है, लेकिन डिप्रेशन वाली स्टेज पे नहीं जाना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना। ये नॉर्मल है स्ट्रेस होना। एग्जाम होती है, ऐसा कौन है कि सी के एग्जाम आती है और बोले अरे कूल, मेरे को तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैं तो आराम से कर लूंगा, उसमें क्या है, ऐसा कोई नहीं कहता। वो स्ट्रेस आता है, वो नॉर्मल है, लेकिन उस स्ट्रेस को हैंडल करना पड़ता है। और अब आप इंटर के स्टूडेंट, मैच्योर स्टूडेंट हो, अब बड़े हो रहे, फाइनल में जाओगे आप लोग, ठीक है, तो ये चीजें आपको हैंडल करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, और चीजों को आपने जो जैसे जैसे रिवीजन करा, इस चीजों को बहुत ध्यान से सुनते जाना, तो इट विल हेल्प यू, ये आपको मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में जो लेने वाला दैट इज डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर ब्रांच और फिर इन्वेस्टमेंट, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एक सिंगल सेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट प्रोबेबली एक ही सेशन में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको आखिरी में कैसे करना रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेशन खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।